ये लास्ट टॉपिक था हमारा सॉल्यूशंस। ये हमारा चल रहा था और हम इसमें हेनरी जोबर्ग स्टडी कर रहे थे। अब देखो ध्यान से, हेनरी जो हमारा पूरा हो गया। मैंने आपको सिखाया था दिस सॉल्यूशन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। ये वाला आर्टिकल हमारा हुआ है। देखो आज का टॉपिक है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज टर्म्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, इसको हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब कहते हैं इसको। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, द्रवों का वाष्प दाब। इसका हिंदी में नहीं कहते हैं, द्रवों का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। चलेगा, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे अब सब देखो टेंशन में है ना, आपके पास कोई लिक्विड है, वो द्रव। देखो द्रव के अंदर एक विशेषता होती है, एक प्रॉपर्टी है, सिर्फ वेपर्स बनती है, वेपर्स। तो हिंदी में वाष्प कहते हैं। देखो ये वेपर बन गई, ओके, बात ना करी, इसको वाष्प बोलते हैं हिंदी में, ये द्रव की वाष्प बन गई। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को बोलेंगे वेपराइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्प बन रही है ना, तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। जो वेपराइजेशन होता है ना, ये एक सरफेस फिनोमिना है। इसकी खास बात है सरफेस फिनोमिना। इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग पृष्ठ फिनोमिना। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें मॉलिक्यूल निकलते हैं ना, वो कहां से निकलते हैं? सरफेस से, पृष्ठ से। मान लीजिए एक अणु यहाँ बैठा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ बैठा है, वो नहीं आ रहा। जो सरफेस से बैठा है वही जाएगा ध्यान में। जो सरफेस का मॉलिक्यूल होता है ना, थोड़ी सी उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसे कहता है सरफेस फिनोमिना, एक पृष्ठ फिनोमिना या पृष्ठ की घटना बोलेंगे हिंदी में। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान देना, आपके सामने वेपर बनी, वाष्प बनी। मान लीजिए हम ये काम किसी क्लोज कंटेनर में करते, बंद है हमारा कंटेनर, वेपर यहां से जाती रही, ऊपर जाई, रही यहाँ पर, यहाँ टकराई। टकराने से क्या होगा? वो टकराने से वेपर वापस आएंगे। देखो वापस आ गए, लिक्विड बन के वापस आ गए। इसे बोलेंगे हम लोग, एक तरह से उसका वेपराइजेशन होगा और कंडेंसेशन होगा, जिसको हिंदी में संघनन कहते हैं। देखो, पहले हुआ वाष्पीकरण, फिर हो रहा है संघनन। पहले हुआ वेपराइजेशन, बाद में हो रहा है कंडेंसेशन। जैसे बारिश होती है वो किसी तरह से होती है, बारिश का भी यही कॉन्सेप्ट है। पानी है, पहले पानी वेपराइज हो गया, वेपर बन के ऊपर चला गया आसमान में, बादल बन गए, बादल बन के कंडेंस बन के नीचे आ गए, कंडेंस होके नीचे आ गए, संघनित होके नीचे आ गए। बिल्कुल यही फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी लिक्विड लेंगे, कोई भी लिक्विड लेंगे, उसकी वेपर्स बनेगी, वेपर यहाँ पे टकराएंगी और टकरा के वो नीचे आ जाएंगी। ठीक है, वो टकरा के फिर नीचे आ जाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे वेपराइजेशन भी हुआ और कंडेंसेशन भी। इतनी बात सबको आगे समझ? वाष्पीकरण भी हुआ, संघनन भी हुआ। अब क्या होगा, कुछ देर के बाद दोनों के रेट सेम हो जाएंगे। रेट, सिर्फ दर कहते हैं हिंदी में। रेट ऑफ वेपराइजेशन इज सेम एज रेट ऑफ कंडेंसेशन। वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर दोनों क्या हो जाएंगे? एक समान। देखो दोनों के रेट सेम होंगे, तो थोड़ा ध्यान देना, दोनों के रेट सेम होंगे। जितनी स्पीड से वाष्पीकरण हो रहा है, उतनी स्पीड से क्या हो रहा है? संघनन भी हो रहा है। आपको पता हुआ, इसे बोलते हैं साम्यावस्था। इसी का हिंदी नाम होता है साम्यावस्था, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, यहाँ पे साम्यावस्था हो गई। जब यहाँ साम्यावस्था आई, आप ये पता लगा लो कि जो वेपर्स हैं, वाष्प है, वो यहाँ पे कितना दाब लगा रही है, वेपर्स यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रही है, ये पता लगा दो आप। उसी प्रेशर का नाम क्या होता है? वेपर प्रेशर। आई बात समझ? मतलब हम इक्विलिब्रियम का वेट करेंगे, साम्यावस्था का इंतजार करेंगे। जब साम्यावस्था आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो जो वेपर्स ने प्रेशर लगाया, उसका नाम होता है वेपर प्रेशर। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही है, अब इसी को लेके चल रहा है और साफ दिख रहा है ये गल हो रहा है सरफेस फिनोमिना। सबको पता है पृष्ठ की घटना है। अच्छा, जब वेपराइजेशन होगा, ये भी दिख रहा है क्लियरली, इसमें एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी, इसमें तो डेल्टा ऐसा होगा ना, मोर देन जीरो जाए, क्योंकि रेंडमनेस आ गई ना, देखो एंट्रोपी बढ़ेगी। और एक बात हो रहा है, ये ना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें ऊष्मा लगती है, तो डेल्टा एच का साइन भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इतना नोट कर लीजिए पहले आप फटाफट, फिर मैं एक लाइन में लिखवा देता हूँ क्या होता है वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर क्या होता है आपको समझा देते हैं। ये डायग्राम बना लो आप लोग। ये थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सिंबल्स आते हैं। एंट्रोपी बढ़ रही है और एंथैल्पी तो बढ़ ही रही है क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मी का सरफेस फिनोमिना है, इसको पृष्ठ की घटना बोला जाता है। और इक्विलिब्रियम पे जब साम्य अवस्था आएगी दोनों के रेट बराबर हो जाएंगे। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। क्या होता है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब किसे कहते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो लिखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। ये सब बातें जरूर नोट करना है, ये सब कॉम्पिटिशन में आती है। ये लाइन काम की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये वाला वेपराइजेशन सरफेस फिनोमेना। देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, देखिए व्हेन रेट ऑफ वेपराइजेशन, व्हेन रेट ऑफ वेपराइजेशन हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण की दर, इज सेम एज रेट ऑफ कंडेंसेशन, when rate of vaporization is same as rate of condensation, when rate of vaporization is same as rate of condensation, the pressure exerted by vapors of a liquid, the pressure exerted, EXERTED, the pressure exerted by vapors of a liquid called vapor pressure of a liquid, the pressure exerted by the vapors of a liquid called vapor pressure of a liquid, the pressure exerted by the vapors of a liquid called vapor pressure of a liquid, called vapor pressure of a liquid. ये होती है वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। आई बात समझ? इसे हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब, कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। ये बहुत जरूरी है कि दोनों के रेट सेम हो जाए, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये सब बातें नोट कर लेना, ये सब आपको काम आएगी कॉम्पिटिशन में। कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। एक लाइन और लिखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक नेक्स्ट लाइन लिखो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए वेपर प्रेशर इज डिफरेंट, वेपर प्रेशर इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ अ गैस। देखो अगर सब ध्यान दे रहे, देखो हम सबको पता है गैस भी प्रेशर लगाती है। मान लीजिए हमने इस कंटेनर को गैस पर दी, तो गैस ही प्रेशर लगाती है। तो गैस के प्रेशर और वेपर प्रेशर में बहुत फर्क होता है। सब बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। गैस का प्रेशर, देखो वो केस गैस के प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में बहुत अंतर होता है। तो गैस के प्रेशर में कोई इक्विलिब्रियम वाली बात नहीं होती, लेकिन वेपर प्रेशर में इक्विलिब्रियम आना जरूरी होता है। गैस में तो अकेली गैस ही, यहाँ पे लिक्विड की वेपर बन रही है, वेपर भी है, लिक्विड भी है, इक्विलिब्रियम भी है। एक बात और आपको बता दूं, आपने कभी ऐसे वर्ड कभी 11th 12th में पढ़े होंगे, जैसे बॉल्स लॉ। हिंदी में कहते हैं बॉल का नियम, चार्ल्स लॉ, ऐसे लॉ होते हैं बहुत सारे। ये गैसों के नियम होते हैं बेसिकली, ये गैसेस लॉ कहते हैं। देखो ये जो गैस होती है ना, गैस इन सब लॉज को फॉलो करती है। बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी, चार्ल्स लॉ को फॉलो करेगी, कैलुसेक्स लॉ को फॉलो करेगी, सबको करेगी। ये जो वेपर प्रेशर है ये इनको नहीं फॉलो करता है। वेपर प्रेशर किसी लॉ को नहीं फॉलो करता है एक्सेप्ट डॉल्टन्स लॉ। ये सिर्फ डॉल्टन्स लॉ को फॉलो करता है। डॉल्टन का नियम भी होता है ना एक, सिर्फ उसको फॉलो करता है। देखो सुन लो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा कि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स नंबर ऑफ मोल्स, इसी का नाम तो बॉयल्स लॉ है। ये सिर्फ गैस के लिए है, यहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं आ सकता। देखो सुन लो, दोनों बातें बहुत अलग अलग है ना।
वेपर प्रेशर एक अलग तरह का प्रेशर है, गैस का प्रेशर अलग तरह का प्रेशर है। गैस के अलग रूल्स होते हैं, वेपर प्रेशर के अलग रूल्स होते हैं। तो मैंने लाइन बोली भी है कि वेपर प्रेशर डिफरेंट फ्रॉम द प्रेशर ऑफ गैस। एक लाइन लिखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेपर प्रेशर डज नॉट फॉलो वेपर प्रेशर डज नॉट फॉलो गैस लॉज। वेपर प्रेशर डज नॉट फॉलो गैस लॉज। गैस लॉज को नहीं मानता ये, एक्सेप्ट डॉल्टन्स लॉ। एक्सेप्ट डॉल्टन्स लॉ, ये लाइन बड़ी काम की आपके लिए। एक्सेप्ट डॉल्टन्स लॉ, डॉल्टन्स लॉ को छोड़ के, वरना ये किसी लॉ को नहीं मानेगा, और किसी लॉ को नहीं मानेगा। देखो ध्यान, क्योंकि ये गैस गैस प्रेशर ही नहीं है भाई, वो तो लॉ गैसेस के लिए, गैसेस के लिए, ये गैस ही नहीं है। ये तो वेपर ने प्रेशर लगाया, तो वेपर प्रेशर गैसेस को मान ले। ये बहुत काम की बात है, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको रस समझ आया। ठीक है, क्लियर हो गया कि वेपर प्रेशर किसी भी गैस के प्रेशर के लॉ को नहीं मानेगा, किसी भी गैस के लॉ को नहीं मानेगा, एक्सेप्ट डॉल्टन्स लॉ, डॉल्टन के नियम को छोड़ के। वो आपको पता होना चाहिए, वो भी सिखाएंगे, बीच में भी आएगा। तो ये बातें बड़ी काम की। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। हमारा अगला हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। चलो ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से फैक्टर इस प्रेशर को अफेक्ट करते हैं समझते हैं। सुनिए ना ध्यान से। देखो अभी हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी लिक्विड है उसकी वेपर्स बनेगी, है ना, फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो जो प्रेशर वेपर से लगाया उसका नाम क्या रखा हमने, वेपर प्रेशर। बड़ी कॉमन सी बात है। देखो ना, सब ध्यान देना। अब ये प्रेशर किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसको स्टडी करते हैं। देखो कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर, नेचर, नेचर ऑफ लिक्विड। देखो इसका मीनिंग समझ। देखो हर लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, हिंदी में कहते हैं अंतर आणविक बल। हर लिक्विड में होती है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम। अब क्या होता है, अगर ये फोर्स कम है, अगर ये फोर्स कम है तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा है। अगर ये फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कैसा है, कम है। देखो ये बहुत काम की बात, इसको सोच के देखो। अगर बल बड़ा मजबूत है, फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मोलिक्यूल्स के लिए निकलना मुश्किल। जैसा भी मैंने भी कहा था ना आपसे, ये मोलिक्यूल यहां से निकलते रहते हैं, भाई इनका निकलना है। जैसे मान लो ये मोलिक्यूल यहां से निकलने की कोशिश करे, तो अंदर ये मोलिक्यूल इसे खींच रहे हैं, देखो वो जाने थोड़ी ना देंगे, तो सोचेंगे ये रुका रहे। वो अलग बात है, इसमें एनर्जी ज्यादा है, चला जाता है, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन फिर भी अंदर के मोलिक्यूल इसे खींचते हैं। अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मोलिक्यूल का निकलना मुश्किल है, नेचुरली वेपर प्रेशर कम है, सॉरी ज्यादा है। ऐसा कहते हैं। अगर अगर फोर्स यहाँ भी वीक हो गई, उल्टा बोल रहा हूं, अगर फोर्स वीक हो गई, अगर आपने इसे कमजोर कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि मोलिक्यूल्स के लिए निकलना आसान है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, पेट्रोल होता है, पेट्रोल की क्या खास बात है, पेट्रोल अपने आप उड़ता रहता है। अगर मान लो हम ऐसे पेट्रोल छोड़ दें खुला, थोड़ी देर में सारा उड़ जाएगा। क्यों उड़ रहा है वो, ये चीज वीक है, उसके अंदर ये फोर्स वीक है, बल कमजोर है। पानी को उड़ने में टाइम लगेगा, पानी उड़ता है, उतने सारे लिक्विड है, पानी को फिर भी टाइम लगता है, क्योंकि पानी की फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग। देखो इस फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सारा काम ये फोर्स करती है। अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो प्रेशर अपने आप कम है, और जहां पे फोर्स कम है प्रेशर ज्यादा। ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, अभी को लिखेगा। दूसरा एक फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत गर्मी हो रही है, मान लो बहुत गर्मी है, गर्मी एनवायरमेंट के अंदर, मतलब बहुत गर्मी में लिक्विड क्या होगा, एकदम से जल्दी ज्यादा वेपराइज होगा। सर्दी में फिर भी टाइम लगता है, तो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेम्परेचर इसको अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अल्टीमेट रोल है। और तीसरा एक फैक्टर है, इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछूंगा, पहले जिसको लिखो जरा। अभी टेम्परेचर की ओर डेप्थ में आप जाएंगे, अब इस टेम्परेचर ने क्या किया, इसकी ओर डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पहला रोल, सबसे इंपॉर्टेंट तो रोल है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल कहते हैं इसको। इस फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, इसको तापमान कहते हैं। तापमान ज्यादा होने से आपको पता है वेपर ज्यादा बनेगी,
प्रेशर अपने आप ज्यादा हो जाएगी। अभी हम इसके डेप्थ में जाएंगे कैसे प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, दो फैक्टर लिख के छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाऊंगा, देखो मैं, एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम होगी, इसको सोचना होगा हमें। चलो यहाँ तो नोट करिए सब लोगों ने, लिखो एक इंपॉर्टेंट लाइन। एक क्वेश्चन है बेसिकली, ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेगा, लिखे डज सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड, डज सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड अफेक्ट इट्स वेपर प्रेशर। ऐसे लिख लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन वगैरह लगा देना। एक क्वेश्चन है आपसे, डज सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड अफेक्ट इट्स वेपर प्रेशर। देखो पहले ना क्वेश्चन का मीनिंग समझना, फिर आप मुझे हाँ ना में आंसर देना, रीजन के साथ भी दे सकते हैं। चलो बच्चे का ध्यान दो, देखिए चलिए करें स्टार्ट। जैसे मान लीजिए, देखिए पहले रात शुरू है, जैसे हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय बहुत गर्म है, बात ना मेरी वॉइस, चाय बहुत गर्म है। आपने कभी देखा होगा, ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, उसको एक प्लेट में डाल देते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, प्लेट में डालने से चाय ठंडी जाती है और उसको आराम से पी सकते हैं, हमारा टाइम बच जाता है। ऐसे करते हैं ना। देखो जरा ध्यान दे, पहले क्या थी, सरफेस छोटी थी, उसकी पृष्ठ छोटी थी, अब उसको हमने फैला दिया, उसकी सरफेस बड़ी होगी, पृष्ठ ना उसको बड़ा कर दी। जैसे जैसे मान लो भी यहाँ पानी गिर जाए, किसी ने एक बाल्टी पानी गिरा दी और हमें सुखाना है, तो पानी को फैला दो, जैसे पोछा लगाते हैं ना, पानी को सारे में फैला दो। फैलाने से क्या होगा आप जानते हो। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हमने पृष्ठ को बड़ा कर दिया, तो सर इस वाले प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। आप बताओ, इसका आंसर बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। वैसे आपने सरफेस बड़ी कर दी, बताओ सरफेस बड़ा करने से क्या होगा, वेपर्स ज्यादा बनेंगी। सही बात है, बिल्कुल जैसे वही चाय वाली बात मैंने बोली ना कि गर्म है बहुत और ठंडी करनी है, एकदम से प्लेट में डाल दो तो फैल जाएगी, ठंडी जाएगी, आराम से पी सकते हैं। या एक गिलास एक बाल्टी पानी किसी ने गिरा, पोछा लगा दो फैला दो, जल्दी सूख जाएगा। बोलो होता नहीं होता। देखो अब इसका ना सब लोग यही सोचते हैं आंसर बढ़ेगा, लेकिन इसका आंसर है नो इफेक्ट। जो क्वेश्चन मैंने इसलिए आपसे पूछा था, आपके कॉम्पिटिशन आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि सबके दिमाग में ये होता है, जब सरफेस बड़ी कर दी ना, जब सरफेस बड़ी कर दी तो वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ, तो अगर आप ध्यान दीजिए, इसका आंसर नॉन सकता तो हो देगा। देखो ये बात बिल्कुल सही है, सरफेस बड़ी करी तो वेपर ज्यादा बन गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो इतनी सी सरफेस थी, अब इतनी बड़ी सरफेस है। बड़ी सरफेस का मतलब सरफेस से मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए, पक्की बात है वेपर ज्यादा बनेगी। लेकिन पता क्या हो, अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा क्लाउड बन गया, या बहुत सारी वेपर इकट्ठी हो गई। पता है इसके बड़ा होने से क्या होगा, कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा। देखो संघनन भी तो ज्यादा होगा ना, आप समझ पा रहे हैं। अगर वेपराइजेशन ज्यादा हो रहा है तो कंडेंसेशन का भी तो रेट बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे वेपराइजेशन कम हो रहा है तो कंडेंसेशन भी कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक छोटा पॉइंट है, आपने कभी देखा कई लोग बहुत पैसे कमाते हैं, मान लो किसी की 10 लाख रुपए एक महीने की इनकम है, वो भी कह रहा मैं खुश नहीं हूँ, वो कह रहा मैं तब भी सेटिस्फाइड नहीं, खुश नहीं है वो, उसको भी लग रहा है मेरे को बहुत बर्डन है। जो आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है वो भी कह रहा है मैं खुश नहीं हूँ। मतलब एक तरह से दोनों परेशान। जिसे 10 लाख कमाए ना, पता उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसके खर्चे भी तो वैसे ही हो गए ना। जैसे गाड़ी मेंटेन कर ली, मोबाइल फोन मेंटेन कर लिया, उसके खर्चे वैसे ही बढ़ गए। यार 10 लाख कमा के मेरी सेविंग भी उतनी हो रही है, इसकी इनकम कम है, उसने खर्चे फिर कम कर रखे हैं। उसको पता मुझे फालतू खर्चे नहीं करना, उसने कार नहीं ली जानते से। तो वही चीज यहाँ पर होती है, अगर वेपराइजेशन बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, कंडेंसेशन भी तो बढ़ता है, इस साम्यावस्था वही आ जाती है, इक्विलिब्रियम वही आ जाता है। आप समझ पा रहे हैं, इक्विलिब्रियम वही आ जाता है। जैसे हम चाहते हैं हमारी इनकम बढ़ जाए, तो गवर्नमेंट चाहे हम सबकी इनकम बढ़ा देगी, लेकिन गवर्नमेंट फिर उसी रेशो में चीजों को महंगा भी कर देगी। महंगाई भी तो वैसे ही बढ़ेगी ना, फिर गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है अगर तुम इनकम बढ़ा रहे हो तो महंगाई बढ़ेगी, सेविंग उतनी ही होगी, टैक्सेस बढ़ा देगी, कुछ भी करे। वही बात यहाँ पर है। देखो सब सुन ले, वेपर प्रेशर सरफेस से बिल्कुल ही इफेक्ट में नहीं पड़ेगा, इसका आंसर है नो इफेक्ट बोलेंगे। हाँ एक बात करिए,
सरफेस एरिया अफेक्ट्स रेट ऑफ वेपराइजेशन। देखो सरफेस एरिया किसको अफेक्ट करेगा? रेट ऑफ वेपराइजेशन, हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण की दर, इसको बढ़ा देगा। एक मिनट रुक जाओ, देखो इसको भी समझो। जैसे गीले कपड़े होते हैं तो सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको फैला देते हैं, है ना? फैलाने से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़िया, ये कंडीशन आ गई। फिर क्या होता है? रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाए, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सबको पता है। तो फैलाने का ये फायदा, तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई प्रभाव नहीं है, बट सरफेस एरिया किसको अफेक्ट कर रहा है? रेट ऑफ वेपराइजेशन। इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल का वाष्प दाब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करेगा? वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करेगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करेगा, जिसे कहते हैं रेट ऑफ वेपराइजेशन, उसको प्रभावित करेगा। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ लिए हमने, दो कारक जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम यहाँ पे ना एक चीज डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर की डिटेल आएगी, कैसे टेम्परेचर इसको अफेक्ट करता है, इसको डिटेल में पढ़ना होगा। लिख लिया सब लोगों ने? अगला हेडिंग है लोगों, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन है यार। ऐसे लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आपको सिखाते हैं तापमान कैसे वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं, कैसे टेम्परेचर इसको अफेक्ट करेगा, स्टडी करेंगे। टॉपिक नेम इज ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। चलिए बातें नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आई, इसको क्लासियस क्लैपिरोन इक्वेशन कहते हैं। आपको इसके नेम से ज्यादा मतलब नहीं है, आप सीधा वो इक्वेशन याद करना। क्लासियस क्लैपिरोन इक्वेशन एक समीकरण है, ये दो केमिस्ट हैं, उनको मिलकर एक समीकरण दी। इसको ऐसे बोलते हैं कि नोट मत करना, देखो इसका मैथमेटिक्स समझना हुआ, डीपी बाय डीटी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच अपॉन थ्री डेल्टा एस। देखो अभी लिखेगा नहीं वो बच्चा, ओके? इसको बोलते हैं, सॉरी रुक जाना प्लीज सर, ऐसे कर। देखो इस इक्वेशन को बोलते हैं क्लासियस क्लैपिरोन इक्वेशन। देखो पहले ऐसा समझते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। ये थी यहाँ पे वेपर प्रेशर, देखो डीपी बाय डीटी का मतलब क्या? चेंज इन वेपर प्रेशर विद चेंज इन टेम्परेचर। भाई हम इसको वाष्प दाब को बदल रहे हैं तापमान के साथ। आपने टेम्परेचर बदला तो वेपर प्रेशर बदलेगा ना, तो डीपी बाय डीटी का मतलब डेल एच यहाँ पे पता क्या है? डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की ऊष्मा, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की ऊष्मा। आप ऐसे लिख भी करें, हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। टी सबको पता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तापमान है। और डेल्टा बी क्या चीज है? ये चेंज इन वॉल्यूम, इसे कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम। ओके, कॉमन सी बात है, चेंज इन वॉल्यूम बड़ी कॉमन से टर्मिनोलॉजी। बोलो आता क्लियर हो? ठीक है, देखो अभी फिर से देखो मैं इसको समझा देता हूँ, ये एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। अभी वो लिखेगा नहीं बिल्कुल। एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा बहुत थर्मो आती है, ये क्या चीज है पता है आपको? डेलस, ये एंट्रोपी चेंज है। देखो ये एंट्रोपी चेंज है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसी क्वेश्चन को, ऐसे भी लिखने का मेरे को राइट। अब देखो ना मीनिंग समझना, देखो क्या मतलब होता है। ये क्या चीज है? रेट ऑफ वेपराइजेशन विद टेम्परेचर, तापमान के साथ इसमें क्या परिवर्तन हुआ। देखो ये जो पूरा फैक्टर है ना, ये डेल्टा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब हुआ? ये सीधी सी बात है, अगर डेल्टा एच बढ़ेगा ये फैक्टर बढ़ेगा, ये तो मीनिंग हुआ। अब सवाल है क्यों डेल्टा एच बढ़ने से ये क्यों बढ़ता है? देखो अगर आप मीनिंग समझना, नोट मत करना दीजिए। ये मेरे पास दो लिक्विड रखी है, देखो सुनना ध्यान से, ये दो लिक्विड है, एक को लिक्विड ए कह दिया, एक को बी कह दिया। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है ना, ऐसी मान लेते हैं 20 है, बस 20 जूल। इसकी बहुत ज्यादा है, 500 जूल। ठीक है, ऐसे ही मान लिया हमने हाइपोथेटिकल। अब हमने क्या करा, दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया। देखो सुनना, दोनों का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ने से इसकी भी वेपर ज्यादा बनेगी,
इसकी भी ज्यादा बनेगी। देखो सुनना, टेम्परेचर अप करते ही इसकी भी वेपर ज्यादा बनेगी, इसकी भी ज्यादा बनेगी, दोनों की ज्यादा बनेगी। लेकिन अब सुनना देखो ध्यान से, इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या थी? कम। तो इसकी पहली बहुत वेपर बनी हुई थी। बात तो सुनो, देखो इसकी वैल्यू छोटी है ना, इसकी पहली बहुत वेपर बनी हुई थी। जब इसकी पहली बहुत वेपर बनी हुई थी तो इसमें चेंज क्या आएगा? बहुत कम आएगा। देखो आप दोबारा देखो, अब बात कैसे करें। इसकी वेपराइजेशन एंथैल्पी कम है ना, इसकी ज्यादा है। जिसकी वेपराइजेशन एंथैल्पी कम होती है उसके लिए वेपराइज होना बहुत आसान है। वो वेपराइज होना उसके लिए बहुत आसान है, उसके लिए मुश्किल नहीं है, वो आराम से वेपराइज हो रहा है। अगर आप इसका भी टेम्परेचर बढ़ाएं और उसका भी बढ़ाएं तो ज्यादा फायदा किसे होगा? तो ज्यादा फायदा इसको होगा, क्योंकि इसकी वेपर पहले बहुत कम बन रही थी। देखो इसकी वेपर पहले कम बन रही थी ना, इसमें बहुत फायदा होगा। यार एक मिनट, ये थोड़ा सोच, मान लीजिए छोटा पॉइंट, ये हमारी क्लास चल रही है, किसी बच्चे को ना कुछ भी नहीं आता, क्यों नहीं होता? हमने 11th 12th में कुछ पढ़ा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमने ऐसे ही, उनका पास होना एक अलग बात है, डिग्री हमारे पास है, हम इंटर पास हो गए, लेकिन हमें कुछ नहीं आ रहा होता, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। इसको ये क्लास कैसी लगेगी? तो पता नहीं क्या हो रहा है भाई, पता नहीं क्या पढ़ा दिया अभी, पता नहीं क्या केमिस्ट्री होती है, पता नहीं क्या फिजिक्स होती है, क्योंकि वो पहले कुछ करके ही नहीं आया। सुनना मेरे ध्यान से, अब जिसने पहले ही बहुत कर रखा होगा क्या बोलेगा? नहीं यार, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, इससे बड़ा तो हमने पहले ही कर रखा है। सच्चाई है, जिसने कुछ किया नहीं हुआ उसको पता नहीं क्या लगेगा, पता नहीं क्या जादू हो गया। जिसने ऑलरेडी कर रखा है बोला यार सब कर रखा, बोरिंग है, वो चीज रिपीट होगी। एग्जैक्टली यहाँ पर है, इसकी वेपराइजेशन एंथैल्पी कम थी, इसकी वेपर पहले ही बहुत ज्यादा बन रही थी, पहले ही बहुत ज्यादा बन रही थी। इसमें इतना चेंज नहीं आएगा जितना चेंज, देखो आप इसको समझे देंगे। देखो ये रिलेशनशिप डायरेक्ट लिखा होगा, ये रिलेशनशिप डायरेक्ट लिखा होने का मतलब ही, और अभी मत लिखो और ध्यान दो। अब इसका टेम्परेचर से रिलेशनशिप इनवर्स क्यों? बताओ क्यों? अगर मैं कह दूं दोनों 20-20 है, मैंने इसका टेम्परेचर पहले 100 का रखा था, इसका 500 का रखा है। अब मैं दोनों का टेम्परेचर बढ़ा दूं, 100 से 110 कर दूं या 500 से 510 कर दूं, बताओ ज्यादा फायदा किसको हो? इसको। इसे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका टेम्परेचर पहले ही इतना हाई था, पहले ही इतना हाई था, पहले ही इतनी वेपर बन रही थी कि अब चेंज बहुत थोड़ा सा आएगा। कैच नहीं कर पा रहे बातों को, दोबारा ध्यान दो। आप जिसका टेम्परेचर पहले ही इतना हाई है उसे क्या फर्क पड़ जाएगा? सोच कर देखो ना, जिसका टेम्परेचर पहले ही बहुत हाई है, 500 उसका टेम्परेचर पहले हो रखा, उसकी वेपर पहले से इतनी बनी हुई है, अगर आपने चेंज कर दिया ना, बोलेगा मुझे नहीं खास फर्क पड़ता। हाँ, इसको बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए कम टेम्परेचर पे ये चेंज ज्यादा नहीं, तो सोचना पड़ता है। और फिर एक फैक्टर ये भी है, डेल वी बनता है, चेंज इन वॉल्यूम। अब कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो हीटिंग करने से एक्सपैंड होंगे, फैलेंगे, ऐसे फैलना शुरू कर देंगे। फैलने से क्या होगा? वेपर बनने के चांस कम हो जाएंगे। जो कम फैलेंगे उसमें वेपर बनने के चांस ज्यादा होंगे, तो इसका रिलेशनशिप इससे डायरेक्ट। देखो आप एक काम कर रहा है, इसको ना याद करेंगे। देखो बार बार आप रिविजन करेंगे ना तो ये बातें दिमाग में सेट हो जाती है, और थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है। बात ना करिए, इसको लर्न कर लीजिए, बिल्कुल उंगलियों में कर लीजिए, ये चीज कहां से आई है, इसको ड्राइव है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, इसको रट ले बिल्कुल, दिमाग में सेट कर ले, लॉजिक बना ले कि जिसका डेल ज्यादा है उसमें चेंज ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसमें चेंज कम है, ऐसे करके दिमाग में सेट करें। उसी को मैंने तो लिखा ना, डेल एस बाई डेल वी। एक ही बात तो थी, ये डेल्टा एस होता है एंट्रोपी चेंज, जितना एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा उतना चेंज ज्यादा होगा, जितना एंट्रोपी चेंज कम होगा उतना कम होगा। एक बार जरा इसको लिख लो भाई, लिख लो, ये इक्वेशन तो लिखिए, इक्वेशन। लेकिन ये डायग्राम हमारा कुछ नहीं बनाने की, इसको बना के टाइम वेस्ट कर रहा है, सीधा इक्वेशन लिख लो, दोनों लिख लो आप, दोनों का मतलब एक ही, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये होता है, ये अगर कोई छोटा वोटा का बच्चा अगर बैठेगा ना, वो बोलेगा पता नहीं यार क्या करा रहे हैं, मजा नहीं यार, वो ऐसा बोलेगा पिछली बात से स्टैंडर्ड, ठीक है कुछ करा ही नहीं है, उसको पता नहीं क्या लगेगा क्या हो गया, तो फर्क हो जाता है, फिर वो डिफरेंस अपने आप बन गया। तो डीपी बाय डी टी इसको डेल एच बाय टी डेल्टा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखो हमारा अगला स्टेप क्या है, इसको हटा रहा हूं मैं, है ना? चलिए सबने को भी, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर।
वाष्प दाब के परिवर्तन की दर हिंदी में ऐसे बोला जाएगा। वो कर लिया सब लोगों ने, काम की बात दिखा करें जो मेन है और समझा करें, देखो तो समझा रहे हैं आप। अब देखिए बच्चे, हम यहाँ तक आ गए लॉजिक। देखो हमने यहाँ तक एक क्वेश्चन बना ली और इसके बाद हम लोगों ने इसको चेंज करके एक तरीके से और लिख दिया, एक और तरीके से लिख दिया था जिसको हमने, ये भी लर्न कर लेना, बात नहीं करनी है। देखो अब मैं यहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ। मैं एक लिक्विड लेता हूँ, एक लिक्विड ले लूँ, लिक्विड की वेपर बना दूं ऐसे। बात को सुनना, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे डेल्वी को ओपन कर रहा हूँ, डेल्वी को खोल लेता हूँ, ये सभी को क्या लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अच्छा एक बात सोच के बताओ, जब यहाँ वेपर बनने लग गई तो वेपर का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या हो, बहुत ज्यादा भाई, वाष्प का आयतन, वाष्प तो पूरी फैली हुई होती है। वी फाइनल जो है ना, वी फाइनल वो इनिशियल से बहुत बड़ा है। देखो मैं वी इनिशियल हटा रहा हूँ, मैंने वी इनिशियल हटा दिया यहाँ से, इसको वी फाइनल लिख दिया बस। फिर एक काम और कर रहा हूँ, अभी मैं सीधा पॉइंट पे लेके आऊंगा, इसे गैस मान लेते हैं, इसको आइडियल गैस मान लेते हैं, आदर्श गैस। जैसी आइडियल गैस मानते हैं क्या लगा सकते हैं, पीवी को टू एनआरटी को, वी को टू व्हाट, एनआरटी बाई टी। यहां मैंने एनआरटी बाई पी लिख दिया, और जैसे ही मैंने एनआरटी बाई पी लिखा, देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे लिख दिया एनआरटी बाई पी, ये टी है, ये एनआरटी बाई पी है, एनआरटी बाई पी, ठीक है। पहले मैं एनआरटी स्क्वायर हो गया, पी ऊपर चला गया, पी में यहाँ ले आया, टी में ले आया, मैंने इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब सीधा देखो टाइम बचाऊंगा मैं, ऑन इंटीग्रेशन। अब मैं इसको इंटीग्रेशन करके देखो एक नई फॉर्म दूंगा, बिल्कुल इसको आपको टिप्स पे करना है, एक नई इक्वेशन बन के आएगी, वो भी क्लासेस क्लैपिरोन इक्वेशन है, इसका एक्सप्रेशन ये होगा। देखो स्टूडेंट्स, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं यहां पहुंचाऊंगा, देखो इंटीग्रेट करके यहां पहुंचाऊंगा, और अभी मैं ना स्टैंडर्ड कंडीशन में आ गया सीधा। अब आप सब बच्चों को ये भी लर्न करना होगा, देखो तब होती है कॉम्पिटिशन की तरह, ये भी बच्चे को पता हो, इसको समझाया मैंने कहां से है, इसको चेंज करना आता हो, फिर ये पूरा इंटीग्रेट करके यहाँ, अब इंटीग्रेशन को बीच में स्किप करिए, आप इसको सीधा इसको याद करिए, ये भी क्लासेस क्लैपिरोन इक्वेशन। अब आगे ना सारा काम हमारा इस केमिस्ट्री से ही रहेगा, इसी क्वेश्चन से रहेगा, नोट करिए, लेकिन मेहनत करिए, यही तो होता है, फिर इसी का नाम तो कॉम्पिटिशन। हर चीज आपको स्मूथ नहीं मिलेगी कि आप चलते जा रहे हैं बहुत आसान है, ऐसा नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लेकिन इनको हिम्मत से करना होता है, क्योंकि हम जा सकते हैं डेप्थ में, फिर देखो आप टॉलरेट करें या फिर आपको मैथ्स भी आए, इंटीग्रेट करना है, वो सब नहीं कर रहे हैं, हम बच रहे हैं उन चीजों से। शॉर्टकट मान लीजिए क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो आपसे ये तो सब पूछ ही नहीं रहे, वो तो इस फॉर्मूले की सीधा एप्लीकेशन पूछेंगे, आपको घूम फिर के इस फॉर्मूले के ऊपर आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। सीधा इंटीग्रेट करके यहाँ आ चुके हैं, और इंटीग्रेशन बच्चे क्लियर हो गया उम्मीद है। अब देखो यहाँ से कितने सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं, तो मैं इन सबको तो हटा सकता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान दो, देखो अभी बहुत क्वांटिटी है। अब देखो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखो अब देखते हैं कौन आपके से आंसर देगा, बोर्ड में लिखा हुआ आंसर। ये बताओ जो वेपर प्रेशर है, इसका टेम्परेचर से कैसा रिलेशनशिप है। तापमान के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, एकदम थोड़ी बढ़ गया, बट कैसे, देखो ये रहा वेपर प्रेशर और ये रहा टेम्परेचर, कैसा रिलेशनशिप है पता है आपको, एक्सपोनेंशियल, इसको हिंदी में कहते हैं चर घातांकीय। देखो सुन लो, टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, देखो ऐसे बढ़ता है, देखो ऐसे ऐसे आता है ग्राफ, पता है इस ग्राफ का मतलब क्या है, पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते फिर एकदम से बहुत बढ़ जाता है। ये बहुत काम का ग्राफ है, ये कंपटीशन में आपको काम आएगा, इसकी इतनी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर, देखो महसूस करके देखो,
कैसे हुआ है ग्राफ, देखो बना कैसे। देखो देखो, एक मिनट दोबारा देखो। पहली बात तो ये टी दिख रहा है ई की पावर में, ई को एक्सपोनेंशियल कहते हैं ना, इसका चर घातांकी, एक्सपोनेंशियल नाम है इसका। तो ई की पावर टी है और ये पी लिखा हुआ। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको अगर मैथ्स की फॉर्म में ऐसे लिख दूं ना, देखो बच्चों, अगर ऐसे लिख दूं, ये नीचे एक प्लस हो जाएगा ना, देखो ऐसे लिख दिया मैंने। अब आप मैथ्स लगाना, टी बढ़ाया, टी बढ़ाने का मतलब ये पूरा फैक्टर घटेगा, ये फैक्टर भी घट जाएगा, और जैसे ही घटेगा वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो ये घट जाएगा और ये वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हिंदी में चर घातांकी। ये ग्राफ सब बच्चों को स्टेप्स में होना चाहिए, बिल्कुल लॉजिक के साथ। अभी नोट नहीं करना, बिल्कुल अभी नोट नहीं करना। अब एक काम करता हूँ, देखो इस इक्वेशन में लॉग ले लेते हैं, लॉग, इसका लॉग लेते हैं, इसको ना इक्वेशन वन करके इसका लॉग लेते हैं। तो लॉग लेने से ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी बताओ, लॉग पी, इसको टू लॉग टी जीरो, इसको टी जीरो कह दूंगा, कोई बात, प्लस लॉग ई पावर माइनस डेल्टा एच नोट बाय आर टी। इसको हम शुरू में ले आते हैं, और लॉग ई बेसिक की वैल्यू क्या होती है, वन, इसकी वैल्यू वन होती है, सबको पता है। देखो हम यहां तक आ गए। देखो एक इक्वेशन और बन गई। बताना यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल्स है, किन किन को बदलेंगे आप। एक तो टेम्परेचर, तापमान, और क्या बदलेगा, ये वाला दाब। अब यहाँ पे क्या आपको होगा, वाई इसको टू सी प्लस एम एक्स, तो बीच में ग्राफ कैसा आएगा बताओ, स्ट्रेट लाइन, और स्लोप कैसा होगा उसका, स्लोप होगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन है। देखो ये ग्राफ ऐसे बने, ऐसे, ये इसका स्लोप है। देखो ये सब सीखना है, अगर ये सब नहीं आता ना तो फिर हम रेस में तो भाग गए गाना। तो हमने काइनेटिक्स में क्या हुआ 12th क्लास में, देखो वही करा दिया आपको, बताओ क्लियर हुआ। अब बच्चे मैथ्स वाले बैठे हो ना, उनकी हेल्प लिया करो, आप थोड़ा उनसे पूछ लिया करो। यदि आपने मुझसे नहीं पूछा, उनसे पूछ लो कि स्लोप माइनस में कैसे आ गया, ये वाई इसको टू सी प्लस एन एक्स, क्या उनसे पूछ लिया करो। अभी बात करें, इसका बेस कौन सा है, ई, इसका बेस 10 बनाते हैं, मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, 2.303। देखो अब क्लास में दिक्कत आगे लग जाएगी ना, फिजिक्स कैसे पढ़ लेते हैं आप, वहां भी ऐसे ही पढ़ा होगा। बहुत यार प्लानिंग से पढ़ना पड़ता है। ये सब भी आए ना, ये हमारे पार्ट में नहीं आता, हम इनको सिखाएंगे ना, हमारा सिलेबस खुद का अटक जाएगा। एक ये आना चाहिए, पहले शुरुआत इसी से होती है। 1 मंथ क्लास तो आपकी बेसिक्स की चलेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट होना चाहिए, जो उसको टेस्ट की क्वालिफाई करेगा वो आगे तैयारी करेगा। ऐसे नहीं कोई भी आगे बैठेगा, एक बना वो पढ़ नहीं पाएगा। देखो अब यहाँ तक आ गए हैं, एक बेस 10 बनाने के लिए करना बस, और इसका बेस 10 हो गया। अब ये दोनों वेरिएबल है, ग्राफ कैसा बनेगा, फिर स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस बार स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वही आना है, नेगेटिव स्लोप है बस, माइनस, इस बार इसका स्लोप हो गया डेल्टा एच होता है 2.3303 का, वो बन गया। इससे पूछते हैं कॉम्पिटिशन, वो आपसे पूछेंगे इसका स्लोप बताओ क्या, इसका स्लोप बताओ क्या, तो क्लियर होना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, सिंपल है। पर ये बच्चे नोट देखो यार, अभी पीछे हम थोड़ा, डॉक्टर हमजा, हाथ हमारा टाइट है बहुत, ओवर टाइट है, ओवर टाइट। याद तो कर लिया था, अभी भी याद कर लो फिर, और क्या, अभी भी याद कर सकते हैं, याद कर ही देखें, याद करने की स्किल मिल रही है।
Is it clear? सबको आ गया समझ? जैसे ग्राफ और आगे अंडरस्टैंडिंग बनी। देखो ये सब आना चाहिए। देखिए खुद करने से आता है। आपस में डिस्कस कर लीजिए अगर किसी को नहीं पता। और ये देखो ये ग्राफ कितना क्रूशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। बात नहीं करनी किसी को बिल्कुल। अच्छा इसका इंटरसेप्ट क्या, इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट ये होता है, तो इसे हिंदी में कटाक्ष बोलते हैं। इंटरसेप्ट ये होता है जो इस एक्सिस पे कट करता है। देखो ये रहा,
यहाँ पे काटेगा ना, ये पूरा इंटरसेप्ट है, इसे इंटरसेप्ट कहते हैं, लॉग 3 मॉड्यूल। ये सब पता हो, देखो इनके बिना कंपटीशन ही नहीं, अधूरा है बिल्कुल, हमें कुछ भी नहीं आ रहा है इसका मतलब ये। 3 ग्राफ मैंने आपको सिखा दिए। अब देखो एक बात और सिखानी है बड़ी काम की, इसको डालो मैं। देखो अगर आपने ये क्वेश्चन याद किया तो चैप्टर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन से चली रहा है, काइनेटिक्स, बार बार में ऐसी क्वेश्चन आती रही। इसको अगर ढंग से याद कर लेना तो हर जगह में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अभी ध्यान देना, एक और बात सिखानी है बड़ी काम की। देखो हम याद है कुछ नहीं। अब हम एक काम करते हैं, इसमें ना एक बार टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, T1। तो प्रेशर हमें लेना पड़ेगा P1। देखो नोट मत करना, मान लो एक ही लिक्विड है, ये कोई द्रव है, हम इसको T1 टेम्परेचर करते हैं, इसका तापमान हमने T1 कर दिया, तो T1 तापमान पर दाब कितना हुआ P1। एक बार T2 कर दिया, T2 दाब क्या हो गया P2। आई बात समझ, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर। जैसे ही आपने 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 को 1 से भाग किया, P2 बाई P1, ये दोनों कैंसिल हो गए। ई पावर माइनस डेल्टा एच नोट बाई आर T2 अपॉन ई पावर माइनस डेल्टा एच नोट बाई आर T1। एक बार मैं शॉर्टकट मारूंगा, मैं इसको ऊपर ले गया, ऊपर ले जाती पावर प्लस हो गई, पावर मैंने इसमें ऐड कर दी, लॉग ले लिया इसका। अब देखो मैं सीधा एक फॉर्मूला बनाऊंगा, आप इसको भी याद कर लेना, लॉग P2 बाई P1 डेल्टा एच नोट बाई 2.303 आर 1 अपॉन P1 माइनस 1 अपॉन P2। देखो एक न्यूमेरिकल के लिए अल्टीमेट फॉर्मूला ये है, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बताओ इस फॉर्मूले की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, क्या काम है इसका। अगर हमें किसी ने T1 टेम्परेचर पे दाब दे दिया है तो हम T2 पे निकाल सकते हैं, हम T2 पे निकाल सकते हैं, शर्त है हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं। आर कांस्टेंट लिख लीजिए इस पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, देखो आज की बड़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, इसको बोलते हैं क्लासियस क्लैपिरोन इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जगह बुक में से क्वेश्चन करेंगे आपको पता लगेगा, देखो नहीं करेंगे फिर तो सब चीजें कुछ किसी काम की है ही नहीं। अगर आप प्रॉब्लम्स करें आपको महसूस होगा कि हाँ भाई ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल है इनका। तो हम केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं क्लासियस क्लैपिरोन इक्वेशन, इसका नाम है क्लासियस क्लैपिरोन इक्वेशन, क्लासियस क्लैपिरोन समीकरण। ठीक है, बातें नहीं, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो हमने पढ़ लिया अभी तक वेपर प्रेशर के बारे में, वाष्प दाब क्या होता है, वैसे ये गैस के दाब से अलग है, वैसे विपरीत है, मतलब एक विभिन्नता है, कौन से रूल को ये फॉलो करता है और कैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये बदलता है, सब चीजें वो डिस्कस कर ली। को बुक है किसी के पास एट प्रेजेंट, कोई भी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन देख लेते करवा देते आपको यहाँ से कोई हो क्या करें। देखिए आप लोग फिर वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, वो चीज आप जाइए बाजार में, बुक्स नहीं मिलती क्या, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको इसको सोचने का टाइम ही नहीं। 11th क्लास की बुक है, 12th क्लास की बुक है, और दिखाइए टॉपिक क्लास 12th में सॉल्यूशंस। अरे देखिए आप सबको ना वही शुरू से लेके मैं लास्ट से ही लाइन बोलता रहा, तो आप पूरा समझ आए, बात मत करिए, मत बोलिए। देखो एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, देखो ये जेई मेंस में आया 2020 का, देखेंगे अभी कितना क्लियर हुआ। चलिए यहाँ तक हो गया, अब इसको तो रब कर दे, बता देना। देखो एक क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ, लिखो ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, a graph of vapor pressure and temperature for 3 different liquids, a graph of vapor pressure and temperature for 3 different liquids X, Y, and Z is shown below. A graph of vapor pressure and temperature
वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ थ्री डिफरेंट लिक्विड्स एक्स वाई एंड जेड इज शोन बिलो. एक्स वाई एंड जेड इज शोन बिलो. देखो ये हमारे पास ग्राफ है. ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है. देखिए आप ऐसे बना दीजिए इनको. तीन लिक्विड के लिए अलग अलग एक्स वाई एंड जेड. यहाँ पे टेम्परेचर है 293, यहाँ पे है 330, ये 330. ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यूज है. ठीक है, अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये. अब सुनो क्वेश्चन क्या है. कह रही ये पता लगाओ इनमें ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसकी है, ज्यादा अंतराण्विक बल किसका है. अब हमें पता लगाना है अंतराण्विक बल के बारे में कि ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसकी है. करें स्टार्ट. ठीक है, आप पहले आराम से बना लो ग्राफ. और अभी आपको मैंने एक टॉपिक करके दिखाया था ना, ये वाला केस. मेरे को इससे जो पता लग जाता है. देखो तभी तो पीओटी में ग्राफ ऐसे बना एक्सपोनेंशियल. जैसे बनने के पीछे रीजन यही है. वही चरघातांकी वाला कर्व बना हुआ है. अब वो कह रहे हैं ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसकी, ये पूछा गया हमारे से. करें स्टार्ट. ठीक है, ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसकी है. सब नोट कर चुके. चले शुरुआत करें. देखो अब शुरुआत यहां से करते हैं. देखो देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था 293. देखो चलो एक मौका मैं आपको देता हूँ, आप करने की कोशिश करो. देखो ऐसे ग्राफ समझो यार, ये 293 पे ग्राफ होना, जैसे 93 कैलविन पे, ये 313 पे बना, 333 से बना. अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बन रहे हैं. 293 330 ऐसे करके. इनका मीनिंग क्या हुआ मुझे नहीं बताना है. मुझे नहीं बनाना, अपने आप से पूछो इनका मीनिंग क्या हुआ. और फिर इनका मीनिंग सोच के ना एक इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर बनाओ, एक क्रम बना देना. चलो करो अपने आप. मुझे नहीं बताना, आप पहले सोच लो आराम से. मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोचो, फिर हम डिस्कस करेंगे. करो शाबाश. एक्स वाले में 293 से शुरुआत हुई, वाई में 313, जेड में 333. इनका अपना कोई मीनिंग है. सोचो अपना अपने आप ऑर्डर ना बिल्कुल फ्री होके करो. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमको कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, रिलैक्स होकर अपने तरीके से करेंगे. देखिए हुआ इस काम करो बिल्कुल पूरे काम पे फोकस करो. एक ऑर्डर बनाओ, जल्दी से क्रम बनाओ, घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ऐसे कोई भी बना दे. क्योंकि आवाज नहीं आएगी बिल्कुल भी. चलो किसकी फोर्स, ये क्या बच्चे पीछे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप? क्या कैलकुलेशन हुई? ये लोग पीछे पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट करने बैठ गए. इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी है कि ग्राफ देख के आंसर निकाल देना. टाइम ना वेस्ट करिए. बताओ सबसे ज्यादा फोर्स किसकी है. एक्स वाले की. एक्स वाले की. क्यों? सर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर वेपर प्रेशर बढ़ेगा और वेपर प्रेशर एक बढ़ेगा. एक मिनट, टेम्परेचर बढ़ के वेपर प्रेशर बढ़ता है, घटता तो नहीं. ये बढ़ तो रहा है, ये बढ़ तो रहा है, देखो आपके सामने. फिर सर वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर, सॉरी, इंटरमोलिकुलर स्पेस फोर्स. बैठ जाओ आराम से. अभी आपको कुछ क्लियर नहीं होता, कंफ्यूजन हो रहा है कभी. पहले सोचो, बैठ जाओ. किसी को बताओ अच्छा आपके अकॉर्डिंग. देखो शी इज राइट, शी इज राइट, शी इज राइट. करेक्ट करेक्ट, एग्री एग्री. देखो जेड को ना कितने हायर टेम्परेचर पे, देखो आप, मैं भी ये सोच रहा हूँ जेड को इतना हायर टेम्परेचर मिला तो वेपर बनने लगी. देखो नोट मत करो, ये लिखने वाला क्वेश्चन नहीं होता. जेड को इतने हायर टेम्परेचर पे वेपर मिल गई, और देखो एक्स कितनी जल्दी बना रहा है वेपर. एक्स कितनी जल्दी बना रहा है, 293 बना के बैठ गया. इसका मतलब ये होगा एक्स के अंदर सबसे वीक फोर्स है. इसके बाद वाई में
और जेड की फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग। ये है सवाल, ये है सवाल। कुछ कैलकुलेट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट का यूज करना। मत लिखो भी कोई भी। क्या हम सोचते नहीं है, पता नहीं क्या घबरा जाते हैं और चीजों को सिस्टमेटिकल क्यों नहीं करते, और पता नहीं क्या कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। अब देखो, देख लेते हैं, मैं अभी चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। हमारे हिसाब से जिसका आंसर बैठेगा, कह रहे एक्स की फोर्स ज्यादा वाई से रॉन्ग है, एक्स की लोअर फोर्स है वाई से, यही आंसर बैठता है। बी बैठ रहा है हमारा आंसर, बी का मतलब सी की फोर्स हो रही। पहली कर लेते हैं, इसमें क्या सोचेंगे तो ही तो आएगा ना, कंपटीशन सोचने का। मैं बार बार आपसे कहता हूं। तभी कहते हैं होमवर्क करो। देखो सही आंसर आ गया, सी आंसर, ठीक है, प्रॉब्लम हो भी गई। अब जेई मेंस 2020 की प्रॉब्लम थी, कोई बहुत मुश्किल थोड़ा है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। देखो जिनकी ये बुक है उनके पास 13, 14, 15 तीन क्वेश्चन करने के लिए। 13, 14, 15, 12 मैंने लास्ट टाइम कराया था, हेनरीज होगा क्वेश्चन। वही ना, आप किताबें किताबें खरीदे भाई साहब, तो जाके कुछ पैसे अपने ऊपर तो खर्च करिए। वैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं, लेकिन एक 200, 250 की बुक लेते हैं, पता नहीं क्या होता है यार, मुझे अच्छा लगता है बोलते हुए। तो नहीं हमारे अंदर वो स्पिरिट है कि हम बुक लें, पढ़ें। तो गलत तरीका, गलत रवैया इसे कहते हैं। नहीं हो कहीं से, लाइब्रेरी से ले लो, वो आपका मन है, कम से कम बुक्स तो हो ना। कभी क्रिकेट खेलने, कभी स्टेडियम वगैरह में गए? रूलिंग होती है पहले किट खरीदिए, शूज पहन के आइए, यूनिफॉर्म पहन के आइए, कम से कम ना किट तो सबके पास हो। आपके पास अगर क्रिकेट बैट खरीदने के भी वैसे नहीं है, तो फिर कहां से क्रिकेट खेलने चल रही है? तो गलत बात। ये अपने सब्जेक्ट से इनजस्टिस है, तभी तो सिलेक्शन नहीं है। लोग इतना भाग रहे हैं स्टडी मटेरियल के लिए, दुनिया भर के लिए, कि मैटर इकट्ठा करना है, और कम पैसे के अंदर भी हो जाता है ना, कि पैसे बचाने वो भी हो जाता है, लेकिन आप तो कहीं कुछ कर ही नहीं रहे, पैसे पता नहीं किसके लिए बचाए जा रहे हो। तो ये तीन क्वेश्चन हमारे तीनों कवर्ड है। आपका देखो जी, हमारा अगला हेडिंग देखो, जेई में ऐसा क्वेश्चन था, आराम से हुआ है, एक बच्चे ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आर्टिकल है, बस किसी का राय ना है बिल्कुल। और जो बोल बोल के ना आपने आपको दिखाया उससे में। अगला हेडिंग है इसके बाद, दैट इज सेट टू बी लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगला आर्टिकल होता है, इसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इसको वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब होता है घटना, लोडिंग। एक उन्नयन होता है, एक अवनमन होता है। तो अवनमन घटने को बोलते हैं, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब का घटना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आप क्या होता है वाष्प दाब का घटना आपको सिखाते हैं। देखो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमने एक लिक्विड लिया, अभी हम पढ़ते आए कि लिक्विड की वेपर बनेगी, वेपर कुछ प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगी, और उसका नाम क्या रखा था हमने, वेपर। तो फुल करेगी। हमने इस लिक्विड में क्या करा इस बार, एक ना सोल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल। इसको हिंदी में कहते हैं अवाष्पशील। हमने इसमें सोल्यूट मिलाया, विनय मिलाया, विनय। लेकिन विनय कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। हिंदी में कहते हैं अवाष्पशील। देखो ये मैंने आपके सामने मिला रहा हूँ, देखो ये जो चौक से दिखा रहा हूँ ना ऐसे करके, ये सोल्यूट है, विनय है, विनय, लेकिन कैसा विनय, अवाष्पशील, जिसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। अब इसको मिलाने से क्या होता है, इसको मिलाने से लिक्विड की वेपर्स कम बनती है। बच्चे सुनिए, इसकी वेपर कम बनेगी इस बार। क्यों कम बनेगी, बिकॉज ये जो सोल्यूट है ना, ये इसकी सरफेस से भी आगे बैठ जाएगा। और जब सरफेस पे आके बैठेगा, पृष्ठ पे आके बैठेगा, तो मोलक्यूल यहां से निकल नहीं पाएंगे। वो जो सॉल्वेंट के मोलक्यूल पहले निकल पा रहे थे, अब निकल ही नहीं सकते, क्योंकि सोल्यूट आगे बैठ गया, और सोल्यूट ऐसा है जो खुद नहीं उड़ रहा है, खुद वेपराइज ही नहीं हो रहा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेपर्स कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर भी कम आए। इसको हिंदी में कहते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वाष्प दाब का अवनमन। एक बड़ी सिंपल से लैंग्वेज है कि इस सोल्यूट ने इसका प्रेशर डाउन कर दिया। देखो ये अकेला होता, अगर लिक्विड अकेला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ज्यादा वेपर बना रहा होता, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई था नहीं। लेकिन इस बार सोल्यूट ने सारा खेल बिगाड़ दिया, खुद आगे बैठ गया, और इससे सॉल्वेंट कम हुआ, उड़ रहा है, कम वेपर बन रही है। तो एक बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, लिखना लिख लीजिए लाइन फटाफट, तो आपके नोट्स में लिख ली होगी। द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ
non volatile solute, the presence of non volatile solute decreases the number of solvent molecules. The presence of non volatile solute decreases the number of solvent molecules on the unit surface area of liquid. The number of solvent molecules on the unit surface area of liquid. The number of solvent molecules on the unit surface area of liquid. Hence, vapor pressure of solvent decreases. Hence, vapor pressure of solvent decreases. समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? सोल्यूट ने क्या करा? एकांक क्षेत्रफल में क्या करा? सॉल्वेंट के पार्टिकल कम कर दिए और वेपराइज सॉल्वेंट को ही होना था. जब सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो गए, वो कम वेपराइज हो गए, तो वेपर प्रेशर तो अपने आप घटे. इसे कहते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन. इतनी बात सबको आई समझ? बोलो यहां तक क्लियर हो गई? एक बार इसको पढ़ो जो मैंने कराया ना, रीडिंग करके देखो. डायग्राम बनाना बना सकते हैं जो लाइक जल्दी. अब आगे ना पूरे चैप्टर में यही प्रिंसिपल काम करेगा. हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यही प्रिंसिपल काम करेगा कि हमारा स्वरूप कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील. अवाष्पशील. अच्छा, एक बात का मेरे को आंसर देना, जब इसको मिलाया हमने, बताओ यहाँ की एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ की एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी, कम होगी, या उतनी की उतनी रहेगी? कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वेपर कम बनी तो एंट्रोपी घटेगी. इस बात को लिख लो, लिख लो अपने वर्ड्स में. इन दिस केस एंट्रोपी आल्सो डिक्रीजेस. एंट्रोपी घट जाती है, वेपर कम बनने से एंट्रोपी घट जाती है. इन दिस केस एंट्रोपी आल्सो डिक्रीजेस. एंट्रोपी घट जाती है, ध्यान रखना. इन दिस केस एंट्रोपी आल्सो डिक्रीजेस. आप पढ़ के देखो ना एक मिनट. आगे सबको समझ? ये फिनिश हुआ. अब अगला हेडिंग है हमारा, इसको बोलते हैं रेओल्ट्स. इस टॉपिक का नाम है रेओल्ट्स. तो हिंदी में कहते हैं राउंड का नियम. आर्टिकल इज नाउ रेओल्ट्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने बहुत डिटेल में अच्छे से हिंदी मीडियम में पढ़ा है. अब देखो रेओल्ट्स तो पढ़ते हैं. रेओल्ट्स तो क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन. चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा. देखो रेओल्ट्स तो क्या होता है, इसको स्टडी कर. देखो रेओल्ट्स तो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर में ना, देखिए सुनिए ना, इसमें दो लिक्विड है. ऐसी अज्यूम कर लो ए एंड बी. दो लिक्विड है ए एंड बी. ठीक है, देखिए सुनिएगा. दोनों की वेपर्स बन रही है. दोनों की वेपर्स बन रही है यहाँ पे. देखो दोनों की वाष्प बन रही है, ए की भी और बी की भी. सुनना, वहां पे वेपर्स ए की भी नहीं है, बी की भी है. अब जब यहाँ पे वेपर्स ए की भी है और वेपर्स बी की भी है, तो ए भी अपना प्रेशर लगाएगा, बी भी अपना प्रेशर लगाएगा. अंडरस्टूड? जब दोनों की वेपर है, दोनों अपना अपना वेपर प्रेशर लगाएंगे. ए भी वेपर प्रेशर लगाएगा, बी भी लगाएगा. तो पता रेवोल्ट ने क्या कहा था? देखो रेवोल्ट की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. उसने बोला जो कोई भी कंपोनेंट है उसका जो वेपर प्रेशर होगा ना, जैसे मैं एक ही बात कर रहा हूं, जो वेपर प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस. The vapor pressure of air is directly proportional to its mole fraction in liquid phase. इसका मतलब ये हुआ, किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके द्रव वाली जो अवस्था है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती हुआ. इसका मतलब ये तो है ना, the vapor pressure is directly proportional to mole fraction of air in liquid phase. यहाँ ए का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन कितना. अब देखो इसको हम ऐसे कह देंगे, the period depending upon x. ऐसे भी बोल सकता है. आ रही है बस सबको समझ? ये x से क्या एक्स है? कौन से वाला मोल फ्रैक्शन? लिक्विड फेज वाला मोल फ्रैक्शन. ध्यान रखना,
ये जो मोल फ्रैक्शन, ये मानते हैं मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ए का है, नो डाउट, बट इन लिक्विड फेस। कहा है? लिक्विड फेस। इस बात के बारे में पता हो आप? लिक्विड फेस है, ये नीचे लिक्विड फेस है, ध्यान रखना है सब। अंडरस्टैंडिंग मैंने? ऐसी पीबी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बोलो। एक्सबी, एक्सबी क्या? मोल फ्रैक्शन है किसका? कहा? एक बात बोलो, लिक्विड फेस में। बोलो, आ रहा है समझ? इसे कहते हैं रेओर्सो। देखो इसको थोड़ा सा ना, इसको हम ऐसा ना एक एग्जांपल समझते हैं। देखो एक बार ध्यान देना, एक छोटा एग्जांपल है, हमारे इंडिया में बहुत चलता है। हम जैसे हम इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन में क्या होता है, सब लोग सोचते हैं कि हमारी पार्टी का आदमी जीत जाए। सब किसी ना किसी पार्टी को प्रेफर करते हैं, भाई हम वोटिंग करें और हमारा आदमी जीत जाए, हमारा कैंडिडेट जीत जाए। क्यों? क्यों हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो क्या हुआ? भाई हम ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं, समझो आप, अपना मोल फ्रैक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा वोट डाल के आओ। ज्यादा वोट डालने से क्या होगा? वो जीतेगा तो ऊपर, ऊपर, मतलब ऊपर का मतलब हायर पावर में वो दबाव भी ज्यादा बनाएगा, ज्यादा उसकी एक तरह से हमारी बात सुनी जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यहाँ पे पीवी डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड पीवी डिपेंडिंग अपॉन एक्स। लेकिन ये बात सबको बताओ, ये मोड फ्रैक्शन कौन से वाले हैं? कौन से वाले हैं बताओ? ये लिखा है लिक्विड फेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी लिखना नहीं, मैं लिख पाऊंगा। एक इंटरेस्टिंग बात और होगी, ये जो लॉ है ना, लॉ, जो रेनॉल्ड का नियम है, ये एक जगह लगेगा। इसके लिए जरूरी है लिक्विड ना मिक्सिबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मिक्सिबल का मतलब होता है जो आपस में मिक्स हो जाए, मिल जाए। मिक्सिबल लिक्विड। ऐसा नहीं कोई दो लिक्विड लिया और वो आपस में मिल ही नहीं रहे। देखो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मिक्सिबल लिक्विड्स। जब तक ये बातें, जब तक मिक्सिबल नहीं होगा ना, हम मोल फ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक मिनट होगा, मैंने पेट्रोल और पानी को मिला दिया। एक सिंपल से एमसीक्यू पूछ रहा हूं, बताओ अच्छा, पेट्रोल पानी का अगर मिक्सचर है तो क्या रेओल्ड का लो चल पाएगा? वो नहीं चल सकता। पेट्रोल पानी मिलते ही नहीं है। सबको पता है, अगर पेट्रोल और पानी को मिला दिया ना, तो मान लो पानी नीचे बैठा तो पेट्रोल ऊपर अलग अलग तैर रहा है, उसका पानी से कोई मतलब नहीं है, ये इमिसिबल है। क्या है ये? इमिसिबल, यहां नहीं चलता ये लॉ। ये लॉ चलेगा सिर्फ किसके लिए? जब चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, मिक्सिबल हो जाएंगी। एक बार आप काम करो, ये डायग्राम बना लो, ये वर्ड भी लिखो, ऐसे मैं अपने वर्ड्स पे डिफाइन कर दूंगा, नोट कर लो फटाफट। कल घर से पढ़ के आना रिवर्स को, तब आप आए ना क्लास में अच्छे से पढ़ के आए, जल्दी पूरा हो जाएगा, फिर अदरवाइज तो बहुत टाइम लगता है फिर। आपने बहुत ढंग से पढ़ा है, ये हिंदी मीडियम में सिलेबस में आता है, वहां बहुत डिटेल में कराते भी। चलिए इसको नोट कीजिए थोड़ा। इसको रिवोल्ट को कहते हैं, रिवोल्ट को, रिवोल्ट का नियम कहते हैं हिंदी में।
तो उसका स्टेटमेंट क्या रहेगा? फॉर अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, ये बहुत जरूरी है, देखो उसको अंडरलाइन कर लेना। फॉर अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल जो आपस में मिक्स हुए हैं, मिले हुए हैं, घुले हुए हैं, कॉमा लगा लेना। लिक्विड्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, इसको हिंदी में कहते हैं एक घटक का वाष्प दाब। द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट is directly proportional to the vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction. The vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction in क्या कहना चाहिए लिक्विड फेज। इसको मैं ऐसे कहूंगा द पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, सिमिलरली पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब देखो इसको हटा देते हैं, सबको पता है ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाने के बाद क्या आता है एक कांस्टेंट, तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया, पी नोट ये कहते हैं इसको, पी नोट है, ऐसे ही यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया, बात न करे कोई क्वेश्चन, इसको रीड करेंगे एज पी नोट पी। देखो ये पी नोट ए क्या होता है, देखो इसको डिफाइन करते हैं, बट इस पी नोट है, जैसा पोटेंशियल पे करना, हम एक्से को 1 मान लेते हैं, अगर एक्से को 1 मान लिया तो पी ए बराबर क्या हो गया, पी नोट, ये बराबर क्या आ गया, पी नोट है। आपको पता है एक्से को 1 मानने का मतलब क्या है, वहां पे सिर्फ अकेला है, इसका मतलब ये हुआ सिर्फ अकेला है, और कोई यही नहीं हुआ, ये सारे मोलिक्यूल एक ही है, जैसे कहते हैं ना प्योर है, प्योर शुद्ध इसको बोलते हैं, शुद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पी नोट ए क्या है, पी नोट ए इज अ वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये ए का वेपर प्रेशर है, लेकिन कब वो जब वो कैसा था, when A is pure, जब A बिल्कुल शुद्ध था, when A is pure, बोलो आ रहा है समझ? Yes, sir. देखो सुन लो, ये भी वाष्प दाब है, ये भी वाष्प दाब है, दोनों में क्या फर्क है, ये कब है जब वो प्योर था, और ये कब है जब वो प्योर नहीं था, उसमें कुछ मिला रखा था। आ रही है बात समझ? अच्छा बताना सोच के इनमें से क्या सही होगा, एक एमसीक्यू पूछ रहा हूँ देखो आपसे, इनमें से एक रिलेशनशिप ढूंढ के बताओ, इनमें से क्या सही होगा, बताओ, ये सही होगा ये सही होगा, ये रिलेशनशिप सही होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक से छोटा होगा, जब ये एक से छोटा होगा तो पक्की बात है तब ये इसके बराबर आएगा, इसका मतलब पी ए पी नोट ऐसे क्या है, छोटा है, पी ए छोटा है, ये आ समझ यार, ये तब है जब वो प्योर था, अब आपने उसमें कुछ मिला दिया तो ये वैल्यू एक से छोटी हो गई ना, मैथ्स लगाओ, मान लो ये वैल्यू हो गई 1/8, 1/8 करते ये वैल्यू घट गई नहीं घट गई, पी नोट ए बटा 8 हो गई, तो पी ए नोट से छोटा हुआ नहीं हुआ, ये पता हो देखो आपने, सब एमसीक्यू है, लेकिन आपने बुक खरीदी ही नहीं, आपने भी कसम खाई ली, और क्या मतलब इतनी गलत बात। ये टाइम को ना आप पछताएंगे, एक ऐसा लाइफ में मोमेंट आएगा, बोलेंगे यार इस तक पढ़ लेते बहुत अच्छा रहता, क्योंकि डॉक्टर तो बन ही नहीं पा रहे ऐसे, तो नोट कर, जब टाइम निकल जाएगा ना फिर आप बोलेंगे बहुत पछताएंगे यार, ऐसे कर लेते ऐसे कर, टाइम का तो सारा रूल है लाइफ में। एक बच्चा 12 करते करते सेलेक्ट हो गया, एक 12 के बाद 5-6 साल बाद तैयारी करने के बाद सिलेक्ट हुआ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसकी फैमिली इतनी खुश नहीं होगी 6 साल के बाद सिलेक्शन हुआ, लाइफ के 6 साल कितना इंपॉर्टेंट खत्म हुआ, एक 12th में सिलेक्ट हो गई, सोच के देखो, एक बंदा 23-24 साल 25 साल में डॉक्टर बन गया, एक को लग रहा है 35 साल, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वही चीज आपके साथ है, आप सोच रहे हैं कि मैं कल तैयारी करूंगा, कल का क्या वेट करना, आज से शुरू करो। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूले सिखा दिए बहुत काम के, ये न्यूमेरिकल से बहुत यूज होता है। एक बात और शेयर करनी है, अगर मुझे, एक बात और सुनो, अगर मुझे यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, देखो टोटल वेपर प्रेशर, तो टोटल निकालने के लिए लगाएंगे हम डॉल्टन्स लॉ, दोनों के प्रेशर को जोड़ देंगे। देखो एक फॉर्मूला और बन गया न्यूमेरिकल से, जाके देखो एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन है इनके ऊपर, और आपने भी 12th क्लास में किए होंगे उम्मीद। देखो ये हमारे पास टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला आ गया, बहुत ही काम कर, ये एक्स बी है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और एक बार देखो मुझे और सिखानी है,
जरा इसको भी सब सुनना ध्यान से। स्टार्ट। अगर हम ये मान लें, एक मिनट गर्ल्स रुक जाओ, अगर हम ये मान लें कि जो ए है ना, ए वो नॉन वोलेटाइल है, क्या है, इसका मतलब होता है अवाष्पशील, उसकी वेपर नहीं बनेगी, तो उसका मतलब ये फैक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये इसके बराबर आया नहीं यहाँ, और ये एक कांस्टेंट है, मैथ्स के हिसाब से कांस्टेंट है, तो टोटल प्रेशर इसका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। इसको हम ऐसे कहेंगे, एक बार आप नोट करो, मैं ऐसे अपने वर्ड्स से लिखूंगा, आप नोट करो, एक बार नोट। ये हमारे बच्चे, इतनी मेहनत कर ली, सारे मैसेज पढ़ लिए, एक भी छोड़ा नहीं, मैसेज आने बंद हो गए, क्या करूं, सब कैसे, है ना, मोबाइल भी इतना गर्म हो गया होगा, बस याद नहीं जाऊंगा। इसे यहाँ पे ग्लास कैलकुलेशन लिखिए, और करिए समय लास्ट पॉइंट, इफ ए इज नॉन वोलेटाइल, लास्ट पॉइंट मेंशन कर लें, राइट डाउन, ये लिख लीजिए सबसे मेन बात। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, इफ one of the components is non-volatile, if one of the components is non-volatile, then if one of the components is non-volatile, then vapor pressure is directly proportional to, then vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of volatile component, then vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of volatile component, mole fraction of volatile component. Is it clear? इसका मतलब साफ साफ होता है, जो वोलेटाइल है, वाष्पशील है, उसके परिभाषा क्या होगा, समानुपाती। देखो स्टूडेंट्स, हम आज के लिए इतना ही करेंगे, होमवर्क करने के लिए बहुत सारा है। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेपर प्रेशर का इतना सारा लेक्चर, बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी डिटेल कल देखेंगे।